हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टार्टिंग स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में ये 20 नंबर की ये MCQ आते हैं, ये 20 नंबर के MCQ कहाँ से आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बच्चों को लगता है कि ये तो किताब में था ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया था। इसलिए आज हम ये वीडियो सीरीज एक चालू किए हैं कि लगभग हर दूसरे तीसरे आपको एक वीडियो देंगे जिसमें कुछ MCQ कराएंगे। और ये जो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन हैं, ये या तो कई बार आए हुए हैं या तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपने इसको हल कर लिया, ये सीरीज अगर आपने एग्जाम तक, हम वीडियो की सीरीज अगर आपने देख लिया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, 100% गारंटी है कि टोटल नंबर यहीं से आएंगे, टोटल क्वेश्चन यहीं से आएंगे क्वेश्चन के। आइए देखा जाए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कह रहा है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक p है तो उस धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक कैसा होगा। आइए इसको देखते हैं। p तो ये p की दो संभावना है, ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। क्लियर पता नहीं है कि p सम है कि विषम है। चलिए इसको देख लेते हैं। p+1 ये भी क्लियर नहीं है कि ये सम है कि विषम है, क्योंकि अगर p सम निकला तब तो ये विषम निकलेगा, बट अगर p विषम निकला तो ये सम निकलेगा। 2p ये तो एकदम नहीं है, क्योंकि ये 2p जो है ये अगर p विषम हो या सम हो, इसमें दो का गुणा होगा तो ये सम ही हो जाएगा। बचा कौन? यह बचा। देखिए इनको, p सम हो चाहे विषम हो, कोई धनात्मक पूर्णांक को इसमें दो का गुणा करेंगे वो सम होगा और फिर एक जोड़ेंगे विषम होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? ये। आप एक बात रट लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है, सम पूर्णांक कैसा होता है। सम पूर्णांक कैसा होता है बच्चों? 2p ऐसा होगा या फिर 2p+2 के रूप का होगा। ये है सम पूर्णांक, इसको हम लिख दे रहे हैं सम पूर्णांक। अच्छा, विषम पूर्णांक कैसे होंगे? विषम पूर्णांक बच्चों ऐसा होगा 2p और +1 ऐसा होगा। ये विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक 2p+2, तो विषम पूर्णांक कैसा होगा? 2p+1। हमें बस इतना याद रख लेना है। इसके बाद और देखिए दूसरा सवाल लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक कैसा होगा। कैसा होगा भाई? सम हमने आपको बताया, सम ऐसा होता है 2p+2 के रूप का होता है। तो 2p+2 के रूप का कोई नहीं है। अगर 2p+2 अर्थात यहाँ पर q दिया है p की जगह, तो सम पूर्णांक कैसा होना चाहिए? 2q+2, या तो ये होगा या तो डायरेक्ट 2q होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद देख लीजिए बच्चों, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती है? मैंने आपको बताया था, ऐसी संख्याएं जिनका मसा कितना होता है? एक होता है। क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। आप देखिए ये 14 और 35, इसका मसा आप निकालेंगे तो 7 दूना के 14, 7 × 35 मसा आएगा 7। इसलिए इनका मसा आया 7, बट मसा हमें चाहिए 1। ये बात गलत हुई। इनका देखिए 7 × 21, इनका मसा है 7 और हमें चाहिए मसा 1। ये भी बात गलत हुई। 31 और 93, इनका मसा आएगा 31 और हमें चाहिए मसा 1। इनकी बात, ये भी गलत हुआ। 18 और 25 का मसा निकालेंगे, यही मसा सही आएगा, यही विकल्प सही है। इसका मसा आएगा 1 और जिसका मसा 1 आएगा वो होती है सहअभाज्य संख्या। ये सही है। आपको बताएं, ये पिछली बार आया हुआ है और बहुत बच्चों का गलत हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको जरूर देखें। और वीडियो में बताए हुए हर सवाल ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एकदम चुनिंदे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, ये जो है इसका व्युत्क्रम हमें निकालना। व्युत्क्रम आपको पता है कैसे निकालते हैं भाई? इधर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। व्युत्क्रम होता है b² - 4ac। b की जगह देखो बच्चों क्या है? -6 का स्क्वायर, -4 × ac। a की जगह क्या है? 3। c की जगह क्या है बच्चों? 4। तो 6 छवा के 36 -4 चौके 16, 32 16 तिया 48। और ये बच्चों कितना आ गया? ये आ गया -12। इसलिए विकल्प कौन सा सही है? सी वाला। कितना आसान सवाल है, व्युत्क्रम पूछा है, कई बार पूछा हुआ है। इस सवाल को भी आप देख लीजिएगा और इस सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, पूरे सीरीज को आप देखिएगा। आइए देखा जाए अगला सवाल। लिखा है 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल कितना है। मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई? मूलों का गुणनफल होता है c/a। और देखिए यहाँ पे c का मान हुआ 0,
इस सवाल को मैं हल कर रहा हूँ। 0 बाई ए की जगह क्या लिखेंगे 3 और इसका मान हो जाएगा 0, अर्थात मूलों का गुणनफल कितना हुआ 0, और 0 विकल्प कौन सा सही है, ए वाला। आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये सब सवाल बहुत अच्छे हैं, इसको देखें। हाँ दोस्तों, अब हम लोग 5 सवाल देखें हैं। अब 6वें सवाल से देखते हैं 6वां सवाल क्या है। और आप जानिए कि हर एक सवाल अपने आप में एक अच्छा सवाल है। जैसे लिखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के मूल तभी समान होंगे जब विविधकर अर्थात d का मान क्या होगा 0। मूल समान है तो d का मान 0, b² माइनस 4ac का मान 0 क्योंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान देखिए, b की मान -6 -4 गुणे a का मान कितना है 3 और c की जगह क्या है k, इसको हल करिए k का मान आ गया 3। कितना आसान बात है, विकल्प 3 सही मारिए, ये एकदम इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लिखा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है भाई, आइए चेक किया जाए। 4 में से मैंने बताया था समांतर श्रेणी होने के लिए सर्वांतर बराबर होना चाहिए हर जगह। 4 में से 1 को घटाइए 3 आया, और 7 में से 4 को घटाइए 3 आया, दोनों जगह 3 आया, इसलिए समांतर श्रेणी में है। लेकिन हमसे वो पूछा समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। आइए दूसरे को चेक करते हैं, थोड़ा इनको चेक करते हैं। इसमें से इसको घटाइए, -2 में से घटाना है -5 को, तो देखिए -2 ये +5 और 5 + 2 गया 3। यहाँ सर्वांतर 3 आया। थोड़ा यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 1 - -2 तो 1 + 2, यहाँ भी कितना आया 3, दोनों जगह सर्वांतर बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी में है। थोड़ा इनको चेक करिए, 7 में से 3 गया 4 और 12 में से 7 गया 5, तो यहाँ सर्वांतर अलग अलग है, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जो समांतर श्रेणी में नहीं है वही हमारा विकल्प है, ये सही हो गया। 14 में से 11 घटाइए और 17 में से 14 घटाइए, सर्वांतर हर जगह बराबर है इसलिए हमारा विकल्प क्या हुआ, ये सी वाला सही है। चलिए हर सवाल कई बार पूछे हुए हैं और सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखा जाए। लिखा है बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। 2019, 21, 22, 23 में पूछा है, 24 में आप हैं, पूरी संभावना बनती कि आ सकता है। आइए सवाल को देखा जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई, सूत्र हम बताए थे, क्या होती है, d = इन अंडर रूट है ना x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यही होता है। d बराबर घटाइए आप, ये 12 में से 0 जाएगा, -12 में से -12 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 कितना है 0 - 5 का वर्ग, यानी d बराबर ये -12 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 144 प्लस ये 5 का वर्ग कितना होगा -25, d बराबर 144 और 25 कितना आ जाएगा 169। d का मान हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 13, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही है, सी। चलिए अब सवाल ये लग गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखते हैं। कोण BAC का मान बताना है। आइए हम बताते हैं BAC का मान। BAC इसका मान बताना है बच्चों। आप बताइए, इस त्रिभुज में आप देखिए, त्रिभुज OAB में हाई 120 है, अकेले ही 120 है, अकेले 120 है और सब मिला के होते हैं 180। 180 में से 120 घटाइए कितना आएगा 60। 60 में जितना ये होगा उतना ये होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं बराबर है और बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। तो 60 का आधा करिए कितना आ गया 30। ये तो है 30, हाई 30 है और पूरा 90 है, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आपका ये कोण आ जाएगा कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा 60। 90 में से 30 घटाने पर, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला विकल्प हमारा सही है। 180 में से 120 घटाएंगे आएगा 60, 60 का आधा करेंगे 30 और 90 में से 30 को घटाएंगे आ जाएगा 60 आंसर। कितना आसान सवाल है, आप देखते ही आंसर मार सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए, लिखा हुआ कोण BAT का मान बताइए। निकालते हैं BAT का मान। BAT यहाँ है, कोण BAT का मान बताइए, इसका मान। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको, रेखा गणित बच्चों को बड़ा डराती है। हाई वृत्त वाले सवाल से बच्चे बड़ा डरते हैं। वृत्त वाला एक वृत्त का जो चैप्टर है और एक त्रिभुज जिसमें समरूपता पढ़ाई जाती है, इस दोनों चैप्टरों से बच्चे बहुत डरते हैं। बच्चों की बात छोड़िए, टीचर तक डर जाते हैं। तो बच्चे तो खैर बच्चे हैं, इसलिए अगर आप तैयार करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। आइए देखा जाए।
कोण BAT का मान बताना है। मैं आपको बताऊं, आप पढ़े हैं, प्रमेय में पढ़ाया हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये देखिए एक अर्धवृत्त में बना कोण है, ये हो जाएगा 90, हाई 90 हाई 50, तो आइए आपको पता ही है 40 हो जाएगा। और आपको एक बात और पता है, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ कोण बन रहा है 90 अंश का, पूरा कोण 90 है। 90 में से आप 40 घटा दीजिए, 90 में से जब वही 40 घटाएंगे ये कोण आ जाएगा 50 अंश, अर्थात BAT कितना आ गया 50 अंश। सब आसान सवाल हैं, बट आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आसान सवाल भी क्या लगेगा, कठिन लगेगा। चलिए